गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। आपको गुड आवाज इवनिंग सर। दिखाई दे रहा है मेरा? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। बीबीटी आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया है। और किसी को अगर बीबीटी में डाउट है तो आज पूछ सकता है। बीबीटी में कहीं पर भी अगर कोई डाउट है किसी को यस पूछो सर, बेटा। है एक डाउट। कहाँ पर बेटा डाउट है, पूछो। सर इनर वाला ऊपर करना है, इनर वाले के पास। इनर ऑर्बिटल, एक मिनट। ये आउटर ऑर्बिटल है, ये ऊपर हो गया इनर ऑर्बिटल। हाँ, बोलो। सर इसमें आपने बीच वाला जो होमवर्क दिया था उसमें -3 नहीं आएगी पावर? चाहिए यहाँ पर कोबाल्ट वाले में। यस सर। क्यों बेटा -3 क्यों आएगा? सर ऐसे तो कोबाल्ट के 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे तो हमारे नहीं पे यहाँ, 2 डी मिल ही रहे थे। अच्छा यहाँ देखो बेटा, साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक बेटा। बेटा उस यस सर। प्रॉब्लम को समझ में आ जाएगा। तो ये है COCN होल 6 4 माइनस COCN 6 4 4 माइनस। माइनस। तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या है 2 बेटा? प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है यहाँ पर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं इसको इरेज करता हूँ, स्पेस मिल जाएगा मुझे। ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस है। कोबाल्ट 2 प्लस का तुम यहाँ पर बनाओगे 3D7 4S0। तो कोबाल्ट 2 प्लस हो जाएगा 3D7 4S2, ठीक है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे तो 3D7 आ जाएगा। ये है 3D7। तो मैं कोबाल्ट 2 प्लस बना रहा हूँ, कोबाल्ट 2 प्लस। यहाँ से इसको हटा दोगे 1 2 3 4 5 एस हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गए। और यहाँ पर होगा आउटर डी ऑर्बिटल 3D 4S 4P 4D। इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो साइनाइड यहाँ पर है CN, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर यस सर। इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये बोल रहे हो? यस सर। सर हमें 2 डी मिले ही नहीं स्टार्टिंग के खाली। मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, सही बोल रहे हो। यहाँ पर 5 6 7 हो गया। तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकाले तुमने, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा तो 2D ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, सही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 बढ़ माइनस। दिया है, 3 प्लस कर दो। हाँ, 3 माइनस कर लो, माइनस। सर एक और ये डाउट 3 है। माइनस हो गई। हाँ। सर जैसे इसमें हमारे और क्या पास एक डाउट है? स्टार्टिंग सर इसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग का डी खाली था और लास्ट के तो थे, तो हम दोनों में से एक एक ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। या तो दोनों स्टार्टिंग का लेना है तुम्हें, या तो दोनों लास्ट का लेना है। ओके सर, बस ये डाउट था। सर आउटर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आ दीजिए। आउटर का ये एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है ना। और भी एग्जांपल चाहिए तुम्हें आउटर का? यस सर, एक और। तो आउटर का एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इनर ऑर्बिटल हो गया आउटर, आयरन Fe6। यहाँ पर तुम लिख लो। एक एग्जांपल ये है कि CN होल 6 3 माइनस। ये तुम्हारा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल होगा इसमें। ये इनर ऑर्बिटल है। आउटर ऑर्बिटल, हाँ ये तुम्हारा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा तुम्हारा Fe
टाइटेनियम मिले यहाँ पे, टाइटेनियम H2O6, टाइटेनियम को भी इनर होगा। मैं और देख रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल यहाँ पर D2sp3 क्रोमियम का होगा, यहाँ पर इनर होगा, और आयरन कोबाल्ट Fe, ये एग्जाम्पल दिया गया है कोबाल्ट का, FeH2 का भी दिया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल मिलेगा बता देंगे, ठीक है, अभी तो मिल नहीं रहा है, देखना पड़ेगा एग्जाम्पल इसका। ठीक है सर। ओके, किसी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो यहाँ पर, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। और एग्जाम्पल अभी दिख नहीं रहा एग्जाम्पल मुझे। ठीक है, तो आगे जाते हैं यहाँ पर। तो इफेक्टिव टाइमिंग नंबर किसी कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। नहीं है? हाँ बोलो सर डीपीपी सर, की बोलो। दी थी एक आपने वर्नल थ्योरी की। ओके, तो डीपीपी सबने किया है या फिर केवल तुमने ही किया है? मैं देख रहा हूँ यहाँ डीपीपी के लोगों ने किया है। अभी नहीं किया सर, अभी नहीं किया, आज करूँगा। सर देख लेता वर्नल हूँ। वाले के तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे बिल्कुल। आज समझ में आ जाएगा, घबराओ अभी मत। क्वेश्चन की समझ आएगा फिर। ट्राई तो करो, कम से कम जो हो रहा है उसको करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। हाँ सर, मैं हो हूँ गए यहाँ पर बताने के लिए। कुछ लोगों ने किया है, 3-4 लोगों ने किया है, बाकी बेटा स्पीकर ऑफ करके कान में थोड़ा सा ना वो लगा लो, क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन लगा लो, ये वाले इस तरह से, है ना, घर में होगा तुम्हारे पास। ठीक है, यस सर लगा रखा है। स्पीकर से इको आ रहा है स्पीकर से, सबके पास घर में होगा, मम्मी पापा का होगा तो लेकर कंसोल का यूज करो। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। तो जो डीपीपी तुम लोग सॉल्व करो। डीपीपी कल ही दिया गया है, और भी डीपी मिलेगा तुम लोगों को, 3-4 डीपी और मैं दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो वर्नर्स थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी में बेटा जो लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं उसको तुम्हें ध्यान रखना होगा। जब मैं डाउट क्लियर करूंगा वर्नर्स थ्योरी का तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वर्नर्स थ्योरी। सर उसका तो आ जाते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला हम लोग पढ़ना है क्या बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर किस फॉर्मेट से करने हैं वो क्वेश्चन, उसी में कंफ्यूजन हो गई थी बहुत। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी का, वर्नर्स थ्योरी का मैं एक क्वेश्चन कौन सा था बेटा यहाँ पर? 5B वर्नर्स सही थ्योरी तो 5B है ना? थर्मोकेमिस्ट्री लिखा है। 11 आ गया सर 19 से 21। एक मिनट। सर ये पीरियोडिक टेस्ट है। ये है ना 9th B? सर सी। 9th C। तो वर्नर्स थ्योरी का मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन करूँ बेटा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन कर दूँ? यस सर फर्स्ट ही कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया, और उसमें क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, gives 3 mole of ions on dissolution in water. 1 mole of same complex reacts with 2 mole of AgNO3 solution, yield 2 moles of AgCl, the structure of complex H। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और इस तरह जो क्वेश्चन है तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया है कुछ क्वेश्चन इस टाइप का, और लिक्विड सॉल्यूशन में भी किया है, बस उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो अलग था, है ना। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं मालूम, ये क्या स्ट्रक्चर हो सकता है ना। तो जनरली जो कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है। सर ये तो वर्नर्स थ्योरी का सवाल है, एनसीईआरटी का। डी ऑप्शन है इसका, हो गया था ये तो। तो क्यों पूछ रहे हो बेटा जब हो गया तो? सर तुषार ने पूछा सर। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग भी देख लो यहाँ पर। तो अब तुम्हें ये मालूम करना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड्स होंगे। ठीक है,
तो CONH3 होल 5 Cl3। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, तुम्हें देखना है। तो याद रखो, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अमोनिया क्लोरीन, है ना, इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमेशा लिगेंड मेटल से बॉन्ड बनाएगा। तो जो अमोनिया है, अमोनिया हमेशा कोबाल्ट से बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या, बाहर क्या होगा बेटा, क्लोरीन हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब कितना क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये तुम्हें मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ AgNO3 सोल्यूशन। तो अगर तुमने इसका 1 मोल लिया तो इसका 1 मोल 2 मोल AgCl से रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है ना। तो 2 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl बनेगा, ठीक है। 2 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन होगा। जितना क्लोरीन आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर होगा उतने ही मोल प्रेसिपिटेट मिलेंगे, है ना। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्लोरीन होगा वो आयनिक फॉर्म में नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में फ्रीली नहीं अवेलेबल होगा। जो सॉल्यूशन में फ्री अवेलेबल है वही आयन AgNO3 से रिएक्ट करके PPT बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन होगा, तभी तो 2 मोल PPT मिल रहा है ना। तो अगर 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो बाकी जो बचा बेटा वो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है CONH3, यहाँ पर एक अंदर हो गया और 5 अमोनिया है, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा CONH3 होल 5 Cl.Cl2। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पार्ट। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी करना होगा। सर हाँ बोलो। सर ये 3 moles ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, ये क्या मतलब है? 3 मोल्स ऑफ आयंस बेटा देखो, फिर से देख लो, यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन तुमने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन लिक्विड सोल्यूशन में भी है ना। तो यहाँ पर CONH3 होल 5 Cl2, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो कितने आयंस मिलेंगे। तो जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक मिलेगा, एक आयंस तो हो जाएगा तुम्हारा CONH3 होल 5 Cl, ठीक है। एक ये आयन हो गया, और जो आयनेशन स्फीयर में 2 क्लोरीन है ये भी आयनिक फॉर्म में रहेगा यहाँ पर। तो टोटल कितने आयन्स हो गए, 2 तुम्हारा हो गया क्लोरीन आयन और 1 हो गया कटायन बड़ा सा, जो कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन में कितने आयन्स हो गए बेटा डिजोल्यूशन करने पर, जब इस कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व करोगे तो टोटल 3 आयन्स मिलेंगे, एक कटायन हो गया और 2 अनायन हो गया। इसका मतलब ये होगा, समझ में आया? यस सर, कर लेंगे अब बाकी कर लेना। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से यूटिलाइज होंगे अलग अलग हाइब्रिडेशन में, उसको हम लोगों को देखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है बीबीटी में, अगर तुमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। ये पढ़ा होगा बेटा, तुमने बीबीटी में क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। तो sp अगर हाइब्रिडेशन है तो यहाँ पर s ऑर्बिटल तो सिमेट्रिकल है, केवल s ऑर्बिटल एक ही होगा, और जो p ऑर्बिटल है, तीनों p ऑर्बिटल से कोई भी एक p ऑर्बिटल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर px से यूज करता है ना, तो spx, या फिर ये होगा spy, या फिर ये हो सकता है spz, ठीक है। तीनों में से कोई भी p ऑर्बिटल यूटिलाइज कर सकते हो। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, लीनियर होता है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है CuNH3 होल 2 प्लस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है लीनियर sp हाइब्रिडेशन का, और sp हाइब्रिडेशन तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस मैंने लिख दिया है यहाँ पर समझने के लिए। दूसरा है sp2,
नहीं, ये नहीं पढ़ना तुम्हें, ठीक है। Okay. तो सेकंड में लिख रहा हूँ यहाँ पर sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडेशन है ना, तो स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम है लीनियर होगा। जैसे bf3 Yes, में sir. हाइब्रिडेशन क्या था, bf3 में हाइब्रिडेशन sp2 था, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा यूज करो बेटा, s px py, ठीक है। दोनों p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, दोनों में से कोई भी p ऑर्बिटल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने x और y लिया है, इसी तरह तुम क्या ले सकते हो बेटा, यहाँ पर s py pz भी ले सकते हो, या फिर s px pz ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इससे मैं लिख रहा हूँ s py pz, या फिर s, है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर s px pz, ठीक है। इन तीनों से कोई भी कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करके sp2 हाइब्रिडेशन हो सकता है। और यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। Yes, sir. एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पर CuCN होल 3 2 माइनस, ठीक है। CuCN मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर नहीं दिख रहा है, CuCN होल 3। तो यहाँ पर 3 लिगेंड है, तो कॉपर बीच में होगा, 3 लिगेंड कुछ इस तरह से होगा, साइन CN, ठीक है, जिस तरह से होगा। तो तुम्हारा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है DSP2। तो अगर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगा, बहुत ही आसान है, बताया गया है। DSP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करना है। अब यहाँ पर, है ना, एक d ऑर्बिटल यूज होगा बेटा, तो जो d ऑर्बिटल यूज होगा उसको ध्यान में रखना। जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो होगा dx² माइनस y², ठीक है। Yes, d sir. ऑर्बिटल हमेशा यूज होगा dx² माइनस y², है ना। अगर ये n है, मान लो ये n तुम्हारा ये इनर वाला है ना DSP2, तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो इनर d ऑर्बिटल होगा। तो मैं इसको n-1 कर दे रहा हूँ, n-1 dx² माइनस y²। तो जो s ऑर्बिटल होगा वो nth s ऑर्बिटल होगा, है ना। और जो p ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है, तुम कोई सा भी p ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो होगा npx npy। यहाँ पर npz ऑर्बिटल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ज्योमेट्री होगा dx² माइनस y² होगा। क्यों बेटा, यहाँ पर देखो, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह से होगा। अगर तुम जेड वाला लोगे, है ना, तो जेड जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बन पाएगा, इसलिए जो डी ऑर्बिटल का जो dz ऑर्बिटल है या फिर जो pz ऑर्बिटल है उसको तुम्हें यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर से देखो बेटा, जो तुम्हारा ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो तुम्हें केवल वही ऑर्बिटल लेना है जो x और y प्लेन में हो। तो x y प्लेन में है dx² माइनस y², x y ऑर्बिटल जेड एक्सिस में है, या फिर x y प्लेन में जो ऑर्बिटल है वो होगा npx और npy ऑर्बिटल, ठीक है। इसको तुम्हें नोट करना है, ये पूछता है। कंडीशन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s ऑर्बिटल होगा। एग्जांपल यहाँ लिख लो, एग्जांपल तो बताया गया है, दोबारा एग्जांपल ni। यहाँ पे एग्जांपल तुम लिखोगे NiCN होल 4 2 माइनस, ठीक है। NiCN होल 4 2 माइनस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड। ये सर बता दो। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, काफी स्पेस ले रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है एस, तो यहाँ पर तीनों पी ऑर्बिटल लेना है, तो कोई चॉइस नहीं है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, sp3 अगर है तो जितने भी पी ऑर्बिटल तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तीनों पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ज्योमेट्री है वो क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल भी तुम्हें मालूम है, एग्जाम्पल क्या है, NiCl4 का चार्ज होगा 2-, ठीक है। नेक्स्ट है sp3, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 2 तो हो गया। अब यहाँ पर है एक ज्योमेट्री और बच जाता है यहाँ पर स्पेशल वाला, जहाँ पर हाइड्रेशन होता है sp2d, याद है ये वाला, एक्सेप्शन में मैंने बताया था s, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज होगा s, है ना, px py, जो d ऑर्बिटल है वो होगा dx² - y²। बस यहाँ पर देखो ये इनर वाला था, ये आउटर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आउटर वाला बना दे रहा हूँ, n+1 dx² - y², ठीक है। और ज्योमेट्री होगा यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और इसका एक ही एग्जांपल मैंने बताया था, CuNH3 2+। सर n+1 थोड़ी है, n कर दूं मैं, n कर दूं, इसको n-1 कर दूं, इन सबको, वही बात वही होगा, है ना। सर सेम नहीं होंगे सारे n ही, तो इसको n-1 कर दो ना, इसको देखो ये होगा तुम्हारा n-1, ये होगा, है ना, तो ये होगा n-1 s, और यहाँ पर होगा n-, तो ये काफी लिखने में अजीब सा लग रहा है, बस ये जानो बेटा ये आउटर वाला है d ऑर्बिटल, ये इनर वाला है ना, समझ में आ रहा है ना, ये आउटर d ऑर्बिटल है, ये इनर वाला, तो सब तो यहाँ पर तो इनर वाला कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सब तो सेम ही होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर n सर होगा, हाँ यहाँ पर सब n ये कह रहा था, तो ns होगा, npx होगा, npy होगा, और ndx² - y² होगा। तो यहाँ पर जितने भी n है बेटा, यहाँ पर जो n है वो एक ही होगा, है ना, क्योंकि इनर वाला तो कोई है ही नहीं, अगर इनर होता तो यहाँ पर n-1 लिखते। फिर यहाँ पर है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ज्योमेट्री यहाँ पर होगा DSP3, ठीक है। तो अगर DSP3 ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज होगा बेटा dz², इसको पढ़ना नहीं है, dz², ठीक है। 4s, तीनों पी ऑर्बिटल px py pz, जितने भी पी ऑर्बिटल है सभी पी ऑर्बिटल तुम यूज करोगे, ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। एग्जांपल यहाँ पर एक ही तुम्हें पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो FeCO, ये कार्बोनिल है, होल 5, FeCO5, तो ये dz² ऑर्बिटल है, dz², ठीक है। तो ये जो dz² है ये n-1 होगा, बाकी सब nth वाला होगा। जो dz² ऑर्बिटल है ये n-1 है। 6 से यहाँ पर है d2sp3, yes, sir. d2sp3, तो याद रखोगे यहाँ पर जो 2 d ऑर्बिटल है वो कौन कौन सा d ऑर्बिटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर इनर ऑर्बिटल है तो इनर ऑर्बिटल हो गया ना d2sp3, तो इनर ऑर्बिटल में होगा dx² - y², dz², ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होते हैं, s px py pz, ठीक है। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, ये दोनों d ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, इनर ऑर्बिटल होगा n-1 वाला, यस सर। और ये जो है ये क्या होगा बेटा, nth होगा, ns npx npy npz, है ना। और ज्योमेट्री क्या होगा बेटा यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल,
तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लोगे। तो ये तुम्हारा हुआ D2sp3। D2sp3 का एग्जाम्पल यहाँ लिखोगे टाइटेनियम H2O होल 6 3+। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर होगा sp3T2। तो ये तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल आपका हेड्रल। तो यही जो दो ऑर्बिटल इनर में था, बस ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑर्बिटल यही लेना है, dx² Yes, sir. -y², बस ये आउटर ऑर्बिटल चले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा s px py pz, और ये डी ऑर्बिटल होगा dx² -y², जगह dz²। सबका n वैल्यू सेम होगा, n n n n लिखोगे। यस सर। यहाँ पर n-1 था, यहाँ पर ये n था। बस अगर आउटर ऑर्बिटल है तो सबका n वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल तुमने CO, तो D2sp3 D2 है ना, तो CO F3 3- F6 है, यहाँ पर F6 3-। इसको नोट करना बेटा। यहाँ पर तुम्हें क्या क्या याद रखना है सर 4-। यहाँ पर CO नहीं 3- था ना, यहाँ पर उस CN वाले में 4- था, CO CN 4- था। ठीक है, सर एग्जांपल जो आपने कराया था तो 4 लिया था यहाँ -2। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। तो F3 NO क्या है बेटा, तुम्हें मालूम है ना, न्यूट्रल लिगेंड है। यस सर। H2O होल 5 2+। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो। बाकी एग्जाम्पल तो तुमने ऊपर देखा है, उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर गलत लिखा हूँ मैं, ऊपर जो एग्जाम्पल था उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम्पल कराया गया है। सर 2+ है ना इसमें? ये 2+ है। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है ये वाला, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना बेटा। ये याद रखना है, ये याद रखो। इसको भी याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रख लो। ठीक है, और sp2d sp3 dsp2 इन दोनों को याद रखो, चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने बाहर से लिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये दोनों नहीं है, 2 और 3 एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। अगर याद कर सकते याद कर लो, कि 2 ही तुम्हें याद करना अलग से, बाकी सब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें याद रखना कि कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी में पूछता है, मेंस में पूछेगा क्वेश्चन। तो तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हो, इस बार क्वेश्चन तुम लोग मिला बेटा, क्वेश्चन आउट हो गया है, मतलब कि जो एनटीए ने क्वेश्चन दिया था मेंस का, वो मिल गया, आंसर सेट उसका आ गया है। सर 2 तो मैंने भेज दिए इन्हें। हाँ, इनको किसको भेज दिया? किसी ने भेजे हैं, बस वही है। अच्छा, तो चेक करना जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है उसको देखना, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ना है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लोग क्या पढ़ना है बेटा, जो CFT है, CFT में हम लोगों को पढ़ने से पहले है ना सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है CFT में, स्प्लिटिंग देखेंगे, और देखेंगे कि कलर को कैसे एक्सप्लेन करता है CFT, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, लिमिटेशंस और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि किस तरह से अगर ये आयन है तो कलर इसका क्या होगा, अगर कोई दूसरा आयन से तो उसका कलर क्या हो जाए, उस कलर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कलर। तो उसके पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कि CFT क्या होता है ना, क्यों CFT यहाँ पर आया, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस था यहाँ पर BBT में, है ना, उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए CFT आया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या है बेटा, जो मेन पॉइंट्स है, नंबर 1, assume electrostatic interaction between metal ions and the ligand rather than covalent bond formation। पॉइंट बताऊंगा मैं भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया गया है,
bonding attraction between positively charged ions and negatively charged electron pair on the ligands. Point 3, electrons on the metal d orbital are repelled by ligand electrons. Some d orbitals are repelled to a greater extent than other, which can explain magnetic property and color. तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इन चारों पॉइंट को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम नोट करोगे, है ना, और इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Yes, तो sir. जो तुमने वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे। एक ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। तो जो लिगेंड का ऑर्बिटल था, जो मेटल का ऑर्बिटल था, वो ओवरलैप करके इस तरह से बॉन्ड बनाया था। मेटल के पास क्या था बेटा, मेटल के पास डी ऑर्बिटल था इस तरह से। लिगेंड भी अपना ऑर्बिटल लेकर आ रहा था, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, बॉन्ड बन गया। यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन जो सीएफटी है, सीएफटी में बोला गया कि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, कोई ओवरलैपिंग नहीं बने होगा। यहाँ पर कोई कोवैलेंट, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा तो बेटा, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। नो ओवरलैपिंग मींस नो कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो यहाँ दिया गया है कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता सीएफटी में, ठीक है। तो अगर सीएफटी में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ बोला गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि जो लिगेंड है, लिगेंड को हम लोग पॉइंट चार्ज मानेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर मान लो Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या जूम करोगे, ये पॉइंट चार्ज है, जिसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नहीं जूम करेंगे, हम लोग जूम करेंगे कि जो Cl माइनस है, एक पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ठीक है। और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड, जैसे वाटर तुम्हारा हो गया, तो वाटर क्या है बेटा, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है ना। अमोनिया क्या है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड आ गया तो न्यूट्रल लिगेंड क्या मानोगे, पॉइंट डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड को पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल माना गया, नंबर 1। नंबर 1 तुमने समझ लिया बेटा कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, नो ओवरलैपिंग, है ना, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है बेटा, नो ओवरलैपिंग। Point 2, ligands are considered to be point charge or point dipole. Point 3, जो मेटल आयन है, ठीक है, जो मेटल आयन्स है, मेटल आयन को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया गया, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होगा बेटा, लिगेंड के पास लोन पेयर तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा, तो लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो गया, और मेटल आयन क्या हो गया, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बोला गया कि लिगेंड क्या होगा, मेटल आयन क्या होगा। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया कि जो लिगेंड और मेटल है, यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। सर ये चारों क्या है, सर क्या बेटा, चारों, ये चारों मतलब क्या है, ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर है फिर थ्योरीज है। पॉइंट्स, हाँ ये थ्योरी में ही आएगा। पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो ऊपर लिखा गया बेटा, कुछ पॉइंट लिखा गया, कुछ मिसिंग है, बस इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो ऊपर लिखा गया है इसको मैं अलग पॉइंट्स बनाकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही याद रखना है, तुम्हें लिखना होगा एग्जाम में, तुम्हें ये लिखना होगा, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही तुम बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर आ रहा है, सर आ रहा है। सर ओवरलैपिंग किस किस के बीच की है, ओवरलैपिंग तो होगा ही नहीं, पहली बात। मतलब वही तो, किसके बीच नहीं होगा, ओवरलैपिंग कहाँ होता था बेटा, पहले बताओ। वीबीटी में ओवरलैपिंग कहाँ होता था,
VBT में मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग होता था। यस सर। मेटल का तुमने यहाँ पर ऑर्बिटल बनाया, लिगेंड है ना वैकेंट किया यहाँ पर, जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता था, है ना, तो ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पर। तो सर इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये बताओ। ओवरलैपिंग से। अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना लेकिन सर। ध्रुव यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? सर जिसमें एक एटम बोलो। अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे, डोनेट कर देता है, और मतलब शेयरिंग में रखे होते। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस अगर सर। शेयरिंग बोथ साइड से हो तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में आता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाओ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किस में आता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड में। यस सर। हाँ, तो याद रखो, इसके पहले तुम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। अब यस यहाँ सर। पर देखो, अब यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। नंबर 1 बार बोल रहा हूँ बेटा, नो ओवरलैपिंग, नो कोवेलेंट बॉन्ड में बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला। नंबर 2, पॉइंट चार्ज होगा लिगेंड या फिर पॉइंट डाइपोल होगा। पॉइंट नंबर 3 इसको भूल जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, ठीक है। उसका कॉपी कर लेना बाद में, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। नंबर 1 नो ओवरलैपिंग, नंबर 2 पॉइंट नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा। पॉइंट नंबर 3 मेटल साइन क्या होगा बेटा? मेटल आयन होगा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट 4 प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में, सर है ना। हाँ बोलो। सर ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही। हाँ, ये जो थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दिया था ना, तो साइंटिस्ट ने ये बताया था, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने बताया था। साइंटिस्ट का जो समरी है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो सर ये थ्योरी सच्ची में दी किस पर overlapping थी, नहीं होती मतलब एक मिनट बेटा, थ्योरी क्यों बनाया गया है पहले ये जान लो। यस जब सर। हमने बीबीटी पढ़ा था, है ना, बीबीटी में कुछ लिमिटेशंस आए थे, यस सर। उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर न्यू थ्योरी आता है ना, कि जो ड्रॉबैक है उसको कैसे कम किया जाए, ओवरकम किया जाए। तो बीबीटी में ढेर सारे पॉइंट्स थे, यहाँ पर कुछ रैंडम सा पॉइंट दे दिया गया कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रैंडमली बोल दिया गया ये वीक फील्ड लिगेंड है, रैंडमली बोल दिया गया कि यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, कुछ भी बोल दिया गया वहां पर, है ना। अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बीबीटी, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू थ्योरी आया। जब भी न्यू थ्योरी आता है बेटा, उसको टेस्टिंग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है उसको, है ना। तो यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया अलग अलग, है ना, कंपाउंड के ऊपर, उस थ्योरी को बनाया गया, डेवलप किया गया। तो उस थ्योरी में क्या मेन पॉइंट है उसको यहाँ समझोगे, ठीक है। उस थ्योरी के बारे में भी आएंगे, अभी तुम केवल पढ़ रहे हो मेन पॉइंट क्या है उस थ्योरी में। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो अज्यूम किया गया उसको यहाँ लिखा गया, है ना। यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे तुमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, कुछ अजम्पशन था, पॉस्टुलेट था वहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉस्टुलेट है बेटा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज ही होगा, है ना। तो लिगेंड को साइज होगा, यहाँ पर पॉइंट तो बोल नहीं सकते, कोई भी अगर सब्सटेंस है अगर, है ना, उसको तुम पॉइंट बोल नहीं सकते क्योंकि उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन है, ठीक है। बोला गया कि जो लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा या फिर पॉइंट डाइपोल होगा। जो मेटल आयन है, मेटल आयन का भी कुछ फाइनाइट साइज होगा वहां पर, पॉइंट तुम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। यस तो ये 1 2 3 ये 3 अजम्पशन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटा इस अजम्पशन का रिजल्ट है, जो तुमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर इन तीनों को। जो फोर्थ पॉइंट इसका रिजल्ट बेटा, रिजल्ट क्या है कि जो मेटल है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा? मेटल पॉजिटिव है, लिगेंड क्या होगा? या तो डाइपोल होगा, नेगेटिव डाइपोल होगा, या फिर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा। तो इनके बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? जी सर। यस हाँ, तो अब यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में 2 पॉइंट और है फोर्थ पॉइंट के अंदर ही। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन, यहाँ पर तुम बोलोगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 2 टाइप का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होता है अट्रैक्टिव, दूसरा होता है रिपल्सिव, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
दो टाइप का होता है, एक होता है अट्रैक्टिव, दूसरा होगा Yes, रिपल्सिव। Yes. तो अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, मेटल आयंस, और ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मेटल आयंस, न्यूक्लियस ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, Yes, समझ में आ रहा है? हाँ, तो न्यूक्लियस ऑफ मेटल आयन और लिगेंड के बीच में पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दूसरा चीज यहाँ बोला गया, यहाँ पर वो रिपल्सिव फोर्स भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में। तो रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में होगा? यहाँ बोला गया रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स के बीच में होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा और लिगेंड के बीच में, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, लिगेंड भी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 2 3 4, इन सबको नोट कर डालोगे। ये ऊपर जो पॉइंट तुमने लिखा है मेटल उसको के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेटल के न्यूक्लियस और लिगेंड के न्यूक्लियस में रिपल्सन नहीं होगा? हाँ, लेकिन वहां पर इसको नहीं कंसिडर किया गया, जो कंसिडर किया गया उसको लिखा गया यहाँ पर। वहां पर भी होगा अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा उसका बहुत कम हो, माइन्यूट हो, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया। सर सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं? यस सर। क्योंकि जो डी इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज होता है। अगर तुम बात करोगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये मेटल है, अगर तुम बात करोगे पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा, फिर एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल से दूर होगा। जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, लिगेंड बाहर से आ रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है लिगेंड, तो सबसे पहले कौन एनकाउंटर होगा यहाँ पर? डी, है ना, इसलिए यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन को लिया गया। ओके सर। ठीक है, सब मतलब डी सबसे पास होगा ना? लिगेंड के पास होगा, मेटल से दूर होगा। यस सर। इस पॉइंट को नोट करो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो टाइम लग जाएगा ना बेटा। बहुत सारे चैप्टर पेज में लेना बेटा, है ना। देखा होगा अगर इस पेज में कितने चैप्टर हैं, ढेर सारे, है ना। अभी तो तुम्हारा कोई दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम जल्दी नहीं करोगे। ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक तुम थोड़ा सा रिवाइज भी कराना पड़ेगा। भूल गए होगे ऑर्गेनिक, है ना, 11th का ऑर्गेनिक याद है? याद है सर, याद है, आधे से ज्यादा याद है, आधी भूल गए। तो कुछ भूल गए होगे, कुछ याद होगा, थोड़ा बहुत याद करते रहना। क्लास जब होगा बेटा याद करके आना पड़ेगा। मैं होमवर्क दूंगा याद करके आने के लिए, मैं उस दिन पूछूंगा पूरा 11 का पूरा पूछूंगा मैं। तो अब देखो हम पढ़ना। हाँ सर, ऑर्गेनिक कराने से पहले ना हमारी वाली जो ब्रांच थी उसमें काफी चीजें बोला था सर ने कि मैं 12th के स्टार्टिंग में कराऊंगा ऑर्गेनिक के। बोल देना क्या क्या चीजें हैं, तुम व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ देखो बेटा, तो T2G EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, पहले हम लोग देख लिया बेटा कि पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या चाहिए हमको याद करना है। 4 पॉइंट को याद रखना है ना। ये मैंने एक्सप्लेन किया नीचे। यहाँ पर काफी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा, दिमाग में बैठ गया होगा तुम्हारे। यस सर, है ना। तो आ जाता है यहाँ पर कि ये T2G और EG कहाँ से आ गए। G लगा हुआ है यहाँ पर, रिस्पेक्टिव वर्ड है यहाँ पर ना, T2G EG। तो अब यहाँ पर T2G EG है क्या? तो देखो जो D ऑर्बिटल है वो 5 टाइप का होता है ना। 5 टाइप के D ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो D ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल डीजेनरेट D ऑर्बिटल होता है। डीजेनरेट D ऑर्बिटल होता है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है बेटा? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी होती है जिन ऑर्बिटल। हाँ, तो जो D ऑर्बिटल है उन सबका एनर्जी सेम होता है, ठीक है। ये एनर्जी कब सेम होगा? जब ये आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड गैसियस आयन हो। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस, मैं यहाँ पर गैसियस लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेटल आइसोलेटेड गैसियस आयन हो, कोई लिगेंड ना हो, कोई वाटर ना हो, सराउंडिंग में कुछ भी ना हो,
तब वहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो आइसोलेटेड होगा, ठीक है, वो डीजेनरेट होगा, मतलब ये जो 5d ऑर्बिटल इन सबका एनर्जी सेम होगा, है ना। तो ये जो 5d ऑर्बिटल है अगर ये डीजेनरेट है तो यहाँ पर इन सबको दो पार्ट में डिवाइड क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये है T2G, है ना, दिख रहा होगा काफी क्लियर। तो जो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल है और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दिख रहा है बेटा? हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है इसमें लोब, देखो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल का लोब है ना, जिसमें लोब में इलेक्ट्रॉन का बेटा, ये जो लोब में दिख रहा है ना, जो डंबल दिख रहा है, डंबल में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है इसमें लोब या डंबल इन बिटवीन एक्सिस होगा, ठीक है। तो लोब्स कहाँ पर होंगे बेटा? यहाँ पर लोब्स होगा यहाँ पर इन बिटवीन एक्सिस। जो एक्सिस है एक्सिस के बीच में होगा, देखो बीच में, यहाँ पर है, बीच में, एक्सिस के बीच में है। चाहे तुम वाई एक्सिस ले लो, चाहे जेड एक्स ले लो, चाहे जेड वाई ले लो, तो एक्सिस के बीच में लोब होंगे, ठीक है। तो T2G में क्या होगा बेटा? T2G हो गया DXY, DYZ या DZX, ठीक है। ये जो तीन डी ऑर्बिटल है तो तुम बोलोगे T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, है ना। अब EG सेट ऑफ ऑर्बिटल क्या है? देखो जो EG है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में जो डंबल है या जो लोब है वो अलोंग द एक्सिस है। देखो यहाँ पर ये डी एक्सिस के अलोंग है ना, तो लोब को देखो डी एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर जो लोब है वो XY एक्सिस के अलोंग है, तो X और Y, है ना। अगर एक्सिस के अलोंग लोब है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस अगर लोब है तो उसको तुम बोलोगे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, और अगर इन बिटवीन एक्सिस है तो उसको तुम बोलोगे T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो दो टाइप का ऑर्बिटल तुमने देख लिया। अब यहाँ पर EG और T2G, इसका मतलब क्या? यहाँ पर EG वर्ड क्यों लिया गया, है ना, और यहाँ पर T2G वर्ड क्यों लिया गया? अब यहाँ पर E मतलब होता है बेटा इंटीजीन, और जो T मतलब होता है यहाँ पर बेटा, T मतलब होता है ना कि अंज, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देता है इंटीजीन, यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। तो EG का मतलब होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है, और T2 यहाँ पर जो T है, T का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट। यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो, डबली डीजेनरेट, मैं सिंपल बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ोगे नहीं, जब तुम क्लास आगे तुम अगर पढ़ोगे, केमिस्ट्री अगर तुम आगे लेते हो, है ना, तो वहां पर ये वर्ड तुम्हें दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ लिखोगे डबली डीजेनरेट, है ना, डबल डी मतलब होगा डबली डीजेनरेट। तो यहाँ पर दो जो ऑर्बिटल है ना, इन दोनों का एनर्जी सेम होगा, इसलिए इसको डबली डीजेनरेट बोलते हैं, डबल डीजेनरेट। और जो T2G है इसका मतलब क्या हुआ? T का मतलब हुआ ट्रिपली डीजेनरेट, है ना। तो इन तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा, इसलिए यहाँ पर T2G लिखा गया। E का मतलब हुआ दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो गया, T का मतलब हुआ तीन ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा, इतना समझो, है ना। आगे हम लोग पढ़ना होगा, अगर तुम आगे केमिस्ट्री लेगो तो वहां पर ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में T2G और EG क्या होता है बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं पढ़ना, ये हायर लेवल का चीजें हैं, ठीक है सर। और यहाँ पर हम लोग इतना जानना है कि EG मतलब क्या हुआ, T2G मतलब क्या हुआ। EG मतलब हुआ डबली डीजेनरेट और T2G मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ तीन ऑर्बिटल तुम्हें दिख रहा है 1 2 3, है ना। और यहाँ पर देखो G जो है, G मतलब होता है जीरेट, ठीक है। G जो वर्ड होता है जीरेट मतलब सिमेट्रिकल, इसको तो अगर तुम ट्रांसलेट करोगे जीरेट को, ये होता है सिमेट्रिकल, है ना। तो अगर सिमेट्रिकल बन रहा है जो तुम्हारा ग्रुप है, अगर ग्रुप सिमेट्रिकल है तो वहां पर G लगा देते हैं, और अगर ग्रुप तुम्हारा सिमेट्रिकल नहीं है
तो वहां पर अनजीरेट लगा देते हैं, अनजीरेट। ठीक है, अनजीरेट मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पर जी लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T2G और EG है, इसका मतलब ये जीरेट है, मतलब सिमेट्रिकल है ना। जी मतलब क्या बेटा, जीरेट। जीरेट का मतलब हुआ सिमेट्रिकल, इतना याद रखो। ई का मतलब हुआ डबल जी डीजनरेट, टी का मतलब हुआ ट्रिपल डीजनरेट। यहाँ पर जो ई और जी है, यहाँ पर जो जी लिखा हुआ, जी का मतलब हुआ सिमेट्रिकल। तो अभी तुम्हें मोटा मोटा ये याद रखना है बेटा, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, T का मतलब क्या हुआ, E का मतलब क्या हुआ और G का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ओके। आगे आते हैं बेटा, स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग कैसे होता है यहाँ पर, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होगा, तुम लोगों कुछ लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए स्प्लिट हो जाएगा d ऑर्बिटल 3 और 2 के पेयर में। ठीक है, स्प्लिटिंग कैसे होता है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये दिया गया, डायग्राम भी बनाया गया, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो स्प्लिटिंग कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया, पहले मैं सब पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। Ligands in octahedral structure are located on the axis, so they repel the dx square minus y square and dz square orbitals more than the others. Point 2, octahedral field thus splits the orbitals into two energy levels. Point 3, the splitting of energy level is called delta O. It's called delta O. यहाँ पर O लगा दोगे, delta O. The crystal field splitting energy for octahedral. Point 4, it is possible to promote electron from lower energy orbital to higher energy orbital with absorption of light of wavelength corresponding to an energy of delta O. डेल्टा ओ होगा आपका के लिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है I माइनस बी आर माइनस एस में, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया है। अब ये जो मैंने ऊपर 3-4 पॉइंट लिखा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास है एक कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ML6 टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग देखेंगे, किस तरह से स्प्लिटिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो मेटल है, मेटल d ऑर्बिटल का होगा, d ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पर जो लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो लिगेंड को पहले हटा दो। तो जो मेटल होगा बेटा, है ना, मेटल आयन अज्यूम करेंगे, मेटल आयन के पास d इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितने d इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, d ऑर्बिटल्स होंगे। तो कितने d ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, टोटल 5d ऑर्बिटल होगा, 5d ऑर्बिटल। ठीक है, और जो बेटा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर 6 लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाओगे कैसे, अगर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाना है तो तुम्हारा ये मेटल हो गया। ठीक है, इस तरह से जो मेटल है ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। तो जो तुम्हारा लिगेंड है इस स्क्वायर के हर कॉर्नर पर रहेगा, तुम्हारा लिगेंड इस मेटल के ऊपर रहेगा, मेटल के नीचे होगा, है ना। तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, अगर तुम एक्सिस में ड्रॉ करोगे, तो ये तुम्हारा मेटल हो गया। जो लिगेंड है, लिगेंड अलोंग द एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, 0 0 0 पे तुम्हारा मेटल है, जो एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स में एक लिगेंड हो गया, माइनस एक्स में एक लिगेंड हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वाई, तो माइनस वाई में थोड़ा सा क्लिक बना दे रहा हूँ, ये वाई हो गया। ठीक है, तो माइनस वाई और प्लस वाई में भी एक लिगेंड हो गया। और जो जेड एक्सिस है, देखो जेड एक्सिस ऊपर नीचे देखो यहाँ पर है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, जो जेड एक्सिस है वहां पे प्लस जेड और माइनस जेड में भी लिगेंड है। मतलब कि जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस होना चाहिए।
है ना। इस तरह से अगर अरेंज होगा तो तभी तो बनेगा बेटा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ध्यान दो यहाँ पर, यस सर। ये मैंने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाया है, ठीक है। तो तुमने लिगेंड को अरेंज किया है, लिगेंड हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगा, है ना। तो अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो क्या होगा, तो जो मेटल है, मेटल के पास दो टाइप का ऑर्बिटल है, एक है T2G, दूसरा है EG, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड क्या करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा लिगेंड, है ना। यस सर। और मेटल के पास भी दो टाइप का ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, एक जो सेट ऑफ ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस है। जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा, है ना, तो अलोंग द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल होता है, मैंने बताया है EG। EG। जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस है। तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होगा वहां पर मोर रिपल्सन होगा, है ना, वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होगा। तो लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है और तुम्हारा जो Yes, sir. ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का लोब भी अलोंग द एक्सिस है, वहां पर मोर रिपल्सन होगा। इसका मतलब जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है वहां पर लेस रिपल्सन होगा। रिपल्सन तो यहाँ पर भी होगा लेकिन लेस रिपल्सन होगा। समझ में आ रहा है दोस्त बात। जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है वहां पर लेस रिपल्सन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है वहां पर मोर रिपल्सन होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो उस केस में दो टाइप का रिपल्सन होगा, है ना। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में कम रिपल्सन होगा और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा। अब देख लेते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो जो मेटल आयंस है, बताना T2G में क्यों ज्यादा और कम होगा और उसमें क्यों ज्यादा होगा। हाँ देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, यहाँ पे ऊपर देखो बेटा, जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है ना, वो अलोंग द एक्सिस नहीं है। अगर तुम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल की बात करोगे तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल देखो अलोंग द एक्सिस दिख रहा है, यस सर। ये ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है। अगर अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है तो अलोंग द एक्सिस अगर कोई लिगेंड आएगा और ये जो ऑर्बिटल भी है बेटा ये भी अलोंग द एक्सिस है, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि हाँ, तो क्योंकि जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा कि जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा वहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा। हाँ अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, यस सर यस। है ना। तो ये जो ऑर्बिटल है ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, तो EG में ज्यादा रिपल्सन होगा, है ना। अगर EG में जाता है तो बाकी में क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। तो T2G Yes, बाकी sir. बचे ऑर्बिटल में लेस रिपल्सन होगा। आ जाओ यहाँ पर ऊपर जो बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है इंसर्टिव डायग्राम, इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, काफी आसानी से बनाएंगे। सर। एक बार ऊपर के पॉइंट दिखाना तुमने है क्या लिया है? है। ये वाला पूरा पॉइंट्स अभी मैं दिखा दूंगा बेटा, ठीक है, मैं तो पूरा दिखा दूंगा, तुम देखते जाओ। ओके सर। देखो यहाँ पे बेटा मेटल है ना। पहले जब लिगेंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो तुम्हारा लिगेंड है कैसे अप्रोच कर रहा है मेटल से, कैसे बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड यहाँ बनेगा नहीं एक्चुअली, अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हो रहा है यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो मेटल यहाँ पर है, तो मेटल यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा। तो अगर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है तो जितने भी d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, देखो जो 5d ऑर्बिटल है 1 2 3 5, इस लाइन से मैंने d ऑर्बिटल बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, तो मैं ज्यादा कंफ्यूजन इस तरह से बना दे रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा फैमिलियर तुम लोगों के लिए कि d ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है ना। ये यहाँ पर 5d ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है ये है डीजेनरेट d ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन। ठीक है, तो मालूम है कि जो d ऑर्बिटल है तभी डिजनरेट होगा
जब वो आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन हो। तो अभी लिगेंड नहीं है, अभी तुम्हारे पास क्या है बेटा, आइसोलेटेड गैसियस आयन। तो ये है एनर्जी लेवल, ये तो तुम्हारा एक्सिस में बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्सिस है तुम्हारा एनर्जी, है ना, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। फिर मालूम बेटा अगर रिपल्सन ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, मालूम है कि नहीं है? अगर रिपल्सन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। यस सर। है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैं बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर तुम्हारा है जो तुम्हारा लिगेंड है इस एनर्जी लेवल के अलाउंग है, पोटेंशियल एनर्जी उसका मेटल जो डीजनरेट ऑर्बिटल है उसका एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो लिगेंड अभी बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होगा, लिगेंड यहाँ पर होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मेटल से, तभी तो ये डीजनरेट है ना। तो अब क्या होगा, जो मेटल है, मेटल तुम्हारा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड तुम्हारा पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, बहुत दूर दूर है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपना पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करेगा। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस सर। पॉजिटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड, तो ये फील्ड क्रिएट करेगा, पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। और इस पॉजिटिव फील्ड में जो डी ऑर्बिटल है इन सबका एनर्जी सेम होगा, और जो लिगेंड है लिगेंड अपना नेगेटिव फील्ड क्रिएट करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, दूर पर है तो क्या होगा बेटा, धीमे धीमे पास आएगा, ठीक है। पास क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि जो मेटल है, मेटल का न्यूक्लियस लिगेंड के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा था, इसलिए पास पास आएगा, ठीक है। तो अब ये पास पास आएंगे, जब पास पास आएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो तुम्हारा मेटल है, मेटल का डी इलेक्ट्रॉन लिगेंड के डी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ये तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंक्रीज हुआ, अभी भी देखो, अभी भी जो डी ऑर्बिटल और डीजनरेट हुआ है ना, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस पास नहीं, जो लिगेंड दूरी है, उस लिगेंड धीमे धीमे अप्रोच कर रहा है मेटल आयन के पास, ठीक है। अब लिगेंड बहुत ही पास आने ही वाला है, जैसे लिगेंड और पास आएगा, जैसे लिगेंड और पास आएगा, अब दो टाइप का डी ऑर्बिटल है, T2G और EG, T2G और EG, मैं मालूम बेटा दो टाइप का डी ऑर्बिटल होता है ना। तो अगर लिगेंड बहुत पास आ जाएगा तो जो दोनों डी ऑर्बिटल है, दोनों डी ऑर्बिटल में अलग अलग रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, है ना। तो जो रिपल्सिव फोर्स है किस में ज्यादा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर EG सेट ऑफ जो ऑर्बिटल है उसमें ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है। तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो तो ये ऊपर बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है वो नीचे बनेगा, ये तुम्हारा T2G। तो ये पहले वाले से नीचे होगा, पहला वाला देखो, पहला वाला ये है तुम्हारा, ये पहला वाला नहीं है। अभी भी देखो यहाँ पर तुमने हाई कर दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेटेड मीन और एवरेज, इन दोनों का जो वेटेड मीन है उसको यहाँ बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल ओरिजिनली था यहाँ पर है, जब लिगेंड नहीं था, लिगेंड आने के बाद जो दोनों डी ऑर्बिटल, दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। तो दोनों डी ऑर्बिटल देखो, दोनों डी ऑर्बिटल का जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ गया है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट तुम देखोगे EG और T2G दोनों का एनर्जी लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और ये क्या बेटा जो बीच में बनाया गया है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन ऑफ T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। अगर इन दोनों का जो एनर्जी का सम करोगे तो ये आएगा, इसको वेटेड मीन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया होगा तो तुम देखोगे, है ना। तो ये तुम्हारा क्या बेटा, बारी सेंटर लिखा है यहाँ पर, बारी सेंटर, BARYCENTR, यस। तो ये बारी सेंटर है, जहाँ पे एनर्जी सेम होगी इन दोनों की। हाँ, यहाँ यहाँ तक पर सेम इन दोनों रहेगी। का एनर्जी इक्वल है, अभी डीजनरेट नहीं हुआ है, डीजनरेट होने के जस्ट पहले का ये स्टेज है, और ये हाइपोथेटिकल स्टेज है, ठीक है।
तो एक्चुअली में या तो ये रहेगा, अगर लिगेंड नहीं तो ये, या तो ये रहेगा, अगर लिगेंड आ गया तो ये दोनों रहेगा। इन दोनों कंबाइन करके बीच में ये एज्यूम किया गया इस तरह से हुआ होगा, जब लिगेंड इसको स्प्लिट करने वाला था उसके जस्ट पहले का ये स्टेज होगा, ऐसा एज्यूम किया गया। इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया, इसी को बोला गया बारी सेंटर और वेटेड मीन ऑफ Eg एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये समझा बेटा, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल ऊपर क्यों है और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे क्यों बना? यस सर, श्योर। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने क्या लिखा, यहाँ पर ये जो तुमने एनर्जी बनाया है ये केवल और केवल रिपल्सन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड। तो यहाँ पर तुमने केवल रिपल्सिव फोर्स को बनाया है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर नहीं दिखाया, जबकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी है बेटा। लिगेंड और मेटल आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन जो तुमने स्प्लिटिंग दिखाया है, जो डी ऑर्बिटल बेटा, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, T2G और Eg। जो स्प्लिटिंग हुआ कैसे हुआ बेटा? रिपल्सिव फोर्स से हुआ, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग किससे हुआ? लिगेंड से हुआ है। जो लिगेंड है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। जहां पर ये स्प्लिटिंग हुआ बेटा, जो T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इसके बीच में ये जो एनर्जी गैप आया हुआ बेटा, जो एनर्जी यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को क्या बोलोगे? डेल्टा O। मतलब Eg और T2G के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको डेल्टा O बोलोगे। इसको डेल्टा O को क्या बोला जाता है बेटा? ऊपर मैंने लिखवाया, देखो, है ना। डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFST ऐसी। हाँ, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो डेल्टा E क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये स्प्लिटिंग, इसका मतलब S का मतलब है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एनर्जी। और O क्यों लगा यहाँ पर? O क्योंकि ये जो फील्ड है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इसलिए यहाँ पर O लगा दिया गया। O मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको तुमने डेल्टा O से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये समझ में आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ऊपर वाले जो डायग्राम वहां पे जा रहा हूँ, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लेने दो एक बार। सर ऊपर से एक बार ले लो। मैं अभी और भी चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, ये तुम्हारा आइसोलेटेड गैसेस आयन है, ये लिगेंड आया, यहाँ पे ये फील्ड क्रिएट हुआ। जब लिगेंड आया बेटा तब फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। जब ये आइसोलेटेड गैसेस आयन था तब वहां पर एनर्जी जो 5d ऑर्बिटल था वो डीजनरेट था, ठीक है। मेटल डी ऑर्बिटल्स जो मैंने बताया था ये डीजनरेट था। जब लिगेंड आना शुरू हुआ, है ना, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल फील्ड है। यहाँ पे जो लिगेंड दूर था, जस्ट स्प्लिटिंग होने से जस्ट पहले का जो स्टेज है, ये सिमेट्रिकल फील्ड हुआ, तो एनर्जी यहाँ बढ़ जाएगा। और जो 5d ऑर्बिटल है वो अभी भी डीजनरेट है। जब लिगेंड और पास आ जाएगा तो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएगा, T2G और Eg, ठीक है। तो जो Eg है, Eg में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा इसलिए ऊपर जाएगा, T2G में रिपल्सिव फोर्स कम होगा इसलिए नीचे आएगा। तो जो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल है मतलब dx² - y² और dz² ये ऊपर होगा। और जो T2G में तीन ऑर्बिटल आते हैं बेटा, dxy, dyz और dxz, ये तीनों नीचे होंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो टोटल एनर्जी गैप है, टोटल एनर्जी गैप को तुम क्या बोलोगे? डेल्टा O, ठीक है। तो जो बारिश सेंटर है उसको मीन माना गया। यहाँ जो बारिश सेंटर है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ऊपर का जो एनर्जी गैप है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा? 3/5 डेल्टा O, यस ठीक है। और इसके नीचे का जो एनर्जी गैप है उसको तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2/5 डेल्टा O। अगर इन दोनों को ऐड करोगे 3/5 प्लस 2/5 ये हो जाएगा 5/5 डेल्टा O, मतलब कि डेल्टा O आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा O है।
तो डेल्टा ओ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बारिश इंडेक्स को तुम देखोगे मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से ईजी सेट का जो एनर्जी है वो होगा 3/5 और मीन पोजीशन से नीचे का जो गैप है वो होगा 2/5 डेल्टा ओ। ये 3/5 कहाँ से आया? क्योंकि तीन ऑर्बिटल यहाँ पर नीचे गए हैं, स्टेबलाइज हुआ है। देखो यहाँ पर dx dy dz, यस सर। ठीक है। तो आउट ऑफ 5 3 ऑर्बिटल स्टेबलाइज हुआ है, इसलिए 3/5 होगा, और आउट ऑफ 5 2 ऑर्बिटल अनस्टेबल हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2/5 डेल्टा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायग्राम है, इसको नोट कर लो। सर इनमें मोस्ट स्टेबल 3 होंगे ना जो नीचे वाले हैं? मोस्ट स्टेबल नहीं बोलोगे, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। हाँ सर ऊपर से दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर ऊपर से, यहाँ से यस स्टार्ट हुआ बेटा। यस सर। यस सर, डायग्राम भी दिखा दो। डायग्राम कंप्लीट ले लो, यहाँ पर ये कंप्लीट डायग्राम ले लिया सर। नेक्स्ट ये यहाँ से अब नीचे का ले लो। हाँ, यहाँ पर भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह गया है, बता रहा हूँ मैं। सर कोई नीचे वाला नहीं, डायग्राम। एक बार। ये हो सर गया। ये भी हो गया। जो ऊपर वाला डायग्राम है इसको थोड़ा सा अलग वे में मैंने बनाया है, इसको भी ले सकते हो। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ओके। तो अभी हम देखो बेटा, जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, देखो मेटल आयन तो फिक्स है। यहाँ पर तुमने एक मेटल आयन, तुमने आयरन ले लिया, ठीक है। तुमने यहाँ पर मेटल आयन ले लिया, आयरन प्लस या आयरन 3+ ले लिया, Fe3+ ले लिया, है ना, Fe2+ ले लिया, फिर Fe3+ ले लिया। अब यहाँ पर तुम अलग अलग लिगेंड है, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, है ना। तो अब क्या होता है, जो लिगेंड है, लिगेंड का अलग अलग फील्ड भी होता है। जो लिगेंड यहाँ पर जो नेगेटिव फील्ड यहाँ पर फीड कर रहा है लिगेंड आकर, उसी से स्प्लिटिंग हो रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, है ना। तो अलग अलग लिगेंड का अलग अलग स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसी एनर्जी को या उसी पावर को, स्प्लिटिंग करने की जो पावर है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो यहाँ देखोगे जो I- है, I- का जो स्प्लिटिंग पावर है सबसे कम है, ये बहुत कम स्प्लिटिंग कर पाएगा। मतलब कि जो डेल्टा O है यहाँ पर, स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो बेटा, कि जो Eg और T2G है, इन दोनों के बीच में गैप कितना ज्यादा है, ठीक है। जो डेल्टा O है, डेल्टा O का वैल्यू कितना ज्यादा होगा। अगर तुम लिगेंड को चेंज करते जाओगे तो डेल्टा O का वैल्यू भी ज्यादा या कम हो सकता है। मतलब T2 और Eg सेट ऑफ ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो भी कम या ज्यादा हो सकता है ना। तुम लिगेंड को चेंज करोगे, अगर तुमने वीक फील्ड लिगेंड डाल दिया, वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इसके बीच में एनर्जी गैप कम होगा, है ना। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डाल दिया, तो उसके बीच में क्या होगा, जो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा, है ना, जो डेल्टा O है, इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल्स को, अलग अलग लिगेंड्स को यहाँ पर टेस्ट किया गया, तो बताया गया कि कहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और कहाँ पर स्प्लिटिंग कम होगा। अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो I-, Br-, SCl-, Cl-, इन सब का स्प्लिटिंग एनर्जी कम है ना। वाटर का NCS- का ADTA का स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। और तुम देखोगे यहाँ पर कि साइनाइड का CO का, है ना, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। तो इसको तुम देख सकते हो कि लास्ट में सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी किसका बेटा, तो तुम देखोगे यहाँ पर जो हाइलाइट्स डोनर है, I-, Br-, है ना, Cl-, यहाँ पे SCN तुम बोलोगे या SCN बीच कैसे आ गया, तो यहाँ कुछ है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तुम यहाँ पर तुम एक ब्रॉड वे में चल रहे हो, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम, कहाँ ज्यादा। कि जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स में स्प्लिटिंग एनर्जी कम है ना। अगर तुम बात करो ONO और NO2 कहाँ गए? सब नहीं लिया गया यहाँ पर, जो एनसीईआरटी में लिखा गया मैंने उतना ही उठाया है ना। हो सकता है यहाँ पर बीच में कहीं होगा, है ना। इतने तो लिगेंड होते हैं, लिगेंड तो इनफाइनाइट होगा बेटा, तो जितना एनसीईआरटी में लिखा गया उतना ही याद करना हम लोगों को, है ना बेटा। ओके सर। इनफाइनाइट से याद करने चक्कर में रहोगे तो याद तो होगा नहीं वो। तो यहाँ पर देखना है, जो हाईलाइट डोनर है, हाईलाइट डोनर का एनर्जी सबसे कम, स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगा, है ना। उससे ज्यादा क्या होगा बेटा, जो ऑक्सीजन डोनर है उसका ज्यादा होगा,
फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन डोनर देखो यहाँ पर N है ना, यहाँ पर ADTA में नाइट्रोजन डोनर होगा, अमोनिया यहाँ पर है, इथाइलिन डाई अमीन है, अमीन में भी अमोनिया है, यहाँ CN माइनस है, तो इन दोनों से ज़्यादा होगा। फिर कार्बन डोनर, इसी को HONC से बताया था मैंने स्टार्टिंग में, VBT में, है ना। और VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये सीरीज कैसे आया था। जो सीरीज आया था ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था VBT। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये एक्सप्लेन हो रहा है, इसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल से बोलते हैं। और इतना ही एनसीईआरटी में दिया गया, जितना मैंने यहाँ पर नोट किया है, इतना ही एनसीईआरटी में दिया गया, तुम्हें इतना ही याद करना है। और बाकी मान लो इसके अलावा कोई लिगेंड दे दिया एग्जाम में, अगर एग्जाम में इसके अलावा कोई लिगेंड दे दिया गया तो वहां पर HONC रूल लगाओ, ठीक है। सर बोलो सर इसमें NH3 और EN-SFL करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे इसमें बेटा, मतलब जैसे CO और CN नेगेटिव तो करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, तो EN और NH3 भी करेंगे। EN और NH3 बेटा यहाँ पर देखो, अब तुम्हें देखना पड़ेगा तुम किस व्यू में देख रहे हो। यहाँ तुमने दो थ्योरी पढ़ लिया, VBT है ना, दूसरा होगा CFT। अगर CFT पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तो ओवरलैपिंग का मतलब ही नहीं है। ओवरलैपिंग कब होगा बेटा, VBT में, पेयरिंग में, है ना। तो जब तुम पेयरिंग बोलते हो कि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो VBT में देखते हो, ठीक है। तो VBT मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डोनर हो गया, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बेटा, इसका मतलब कि EDTA, NH3, EN, CN माइनस, CO, ठीक है, इन सब में यहाँ से यहाँ तक का, इन सब में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अकॉर्डिंग टू VBT। इन सब में पेयरिंग होगा, ठीक बेटा। CFT में पेयरिंग कोई मतलब ही नहीं है। सर स्प्लिटिंग एनर्जी एक बार बताना दोबारा। देख लो बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी दोबारा देख लो। जो लिगेंड है, लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, यहाँ पर कोई रिपल्सिव सर फोर्स ये नहीं। नीचे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। हाँ, इसमें क्या बताना है बेटा, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो पूरा। सर स्प्लिटिंग आपने बताई थी ना, ज्यादा करेंगे और वो हाइलाइट्स कम करेंगे। हाँ, तो मैंने बताया था यहाँ पर जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होता है। देखो यहाँ पर हाइलाइट, ब्रोमाइड, SCN माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, F माइनस, सब में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। और जो हाइलाइट डोनर है उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। फिर यहाँ पर ऑक्साइड डोनर का ज्यादा होगा हाइलाइट डोनर से। फिर उसके ज्यादा क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन डोनर का। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डोनर का, ठीक है। ये मोटा मैंने बताया था ये भी अभी को। रीजन नहीं है इनके कुछ की क्यों कम करते हैं स्प्लिट? रीजन क्या है कि यहाँ पर, हाँ रीजन देख लो, यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। तो इन सब का जो जो सीरीज बनाया गया, ये एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, ठीक है। एक मेटल आयन लिया है, यहाँ पर आयरन ले लिया गया, आयरन में अलग अलग लिगेंड को डालकर स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया गया, कहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, कहाँ पर कम आ रहा है। तो जहाँ पर ज्यादा है उसको एक सीरीज बनाया गया इस तरह से, ठीक है, वहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पर सब लिखा गया है, ठीक है। अब ये भी बेटा ड्रॉबैक में आएगा भी, तुम देखोगे ड्रॉबैक कि कैसे ये आ गया, इसको बताया नहीं गया CFT में, एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको भी। सर तो कहीं ये मतलब गड़बड़ हो सकती है सीरीज में? सीरीज में हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि जो ऑक्सीजन डोनर होता है वो मिक्स फील्ड, कभी तुम देखोगे जो वाटर है, वाटर कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, कभी वाटर जो है वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे केस में क्लास अप टू क्लास 12 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। वाटर मतलब वीक फील्ड क्लास 12 तक नहीं। अगर तुम आगे हायर स्ट्रीम जाओगे तो वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड तरह बिहेव करेगा, वाटर वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड तरह, कहाँ पर वीक फील्ड की तरह। इतना समझ में आ गया बेटा? जी सर। ओके, तो यहाँ पर हो गया। तो अब देखो बेटा, अब होता क्या है कि अगर तुमने मेटल, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल आते हैं इलस्ट्रेशन पर, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे ऊपर। तो इलस्ट्रेशन में कौन सा है तुम्हारा ऑक्टाइडल फील्ड, यहाँ पर ये ऑक्टाइडल नहीं है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेन है यहाँ पर,
ठीक है, मैं एक रैंडम सा एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। H2O whole 6 2+ and FeCN6 4-। ठीक है, यहाँ पर तुमने दो कॉम्प्लेक्स ले लिया। एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O whole 6 2+, दूसरा हो गया FeCN6 4-। अब इसका हम लोग अप्लाई करेंगे CFT, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करोगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करोगे। ठीक है, टाइम कम। ओके, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, जो वाटर है, वाटर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू CFT वाटर वीक फील्ड लिगेंड है और सॉलिड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्प्लिटिंग देख लिया, किस तरह स्प्लिटिंग होता है। तो हम दोनों इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर नीचे बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आएगा। तो जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन है वो है तुम्हारा आयरन। मैं छोटा सा आयरन बना दे रहा हूँ यहाँ पर, आयरन है ना। तो ये 5 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा यहाँ पर, इन दोनों में देखोगे आयरन का ऑक्सीडेशन +2 हो गया। तो D-R2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, D-R2 इसमें इलेक्ट्रॉन 6 D6 हो गया यहाँ पर। तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अरेंज कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस साइड में बना रहा हूँ FeH2O whole 6 2+, और इस साइड में बना रहा हूँ FeCN whole 6 4-। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वाटर है तो वाटर केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है डेल्टा O का वैल्यू कम होगा ना। तो अगर तुम यहाँ पर बनाओगे वाटर केस में, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये इसका वैल्यू कम होगा। तो मैं इसको इस तरह बना दे रहा हूँ, यहाँ पर वेटेड विंग होगा, मैं यहाँ पर एक वेटेड विंग बना दे रहा हूँ, है ना। और फिर स्प्लिटिंग होगा यहाँ पर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये होगा तुम्हारा T2G और ये हो गया EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 रिटर्न, 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखो ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा बारिश सेंटर है, वेटेड मीन है। अब इसके बाद देखो, अब 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखना, अरेंज करना है ना। तुम्हें मालूम है कि जो डेल्टा O है, डेल्टा O का वैल्यू कम है। इन दोनों जो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है ना, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। तो इलेक्ट्रॉन को रखोगे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो कम एनर्जी में तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी जा सकते हो बेटा। 1 2 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 4 5 6 है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह तुमने अरेंज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर अरेंज होगा 1 2 3 4 5 से। मतलब कि जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है, तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4। बेटा तो मैंने लिख दिया क्या, तो उल्टा हो गया, ये EG है, ये T2G। ठीक है, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, डेल्टा O का वैल्यू यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हर एक ऑर्बिटल में पहले जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल में जाने के बाद, मतलब कि पहले तुमने 1 2 3 4 5 6 गुड्स रूल को तुमने फॉलो किया। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू वैल्यू निकाल सकते हो। म्यू वैल्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो 4 + 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो √24 हो जाएगा, √24 बोर मैग्नेटॉन, है ना। यहाँ पे दोगे ऐसे to √6। हाँ, तो ये म्यू वैल्यू तुमने निकाल लिया, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर तुमने निकाल लिया। ठीक है, आ जाते हैं कलर पर।
अब देखो यहाँ पर जो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इसमें एनर्जी गैप कम है ना। तो क्या होता है कि जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है बेटा, एनर्जी को एक्सेप्ट करके, और एक्साइटेड स्टेट से फिर से वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। यस फिर सर। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन है T2G में, T2G का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके EG में जा सकता है, और EG से वापस एनर्जी को रेडिएट करके, ठीक है, जब एनर्जी को रेडिएट करेगा है ना H, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक्साइटेशन होगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट आएगा यहाँ पे फॉल होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर डी एक्साइटेशन होगा। डी एक्साइटेशन के बाद क्या होगा बेटा? जो एनर्जी है यहाँ से रिलीज होगा H न्यू। H न्यू मतलब क्या हुआ यहाँ पे? H न्यू इक्वल टू SC बाई लेमडा। तो इस लेमडा के अकॉर्डिंग अपना कलर शो करेगा। जो लेमडा यहाँ पर होगा, जो एनर्जी गैप यहाँ पर होगा, उस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगा, मालूम है ना बेटा? अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रेडिश कलर तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना। और अगर वेवलेंथ कम है तो ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर तुम्हें दिखाई देगा। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, इसी एनर्जी गैप पर तुम्हें कलर दिखाई देता है। ये डिसाइड करेगा कलर क्या होगा कंपाउंड का। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गई ये बात? हाँ, तो कुछ ज्यादा चीज यहाँ बताया मैंने। अब यहाँ पर देखोगे इस साइड क्या हो रहा है। ये तुमने लिया वाटर का, है ना, वीक फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया वेटेड मीन। वेटेड मीन में दोनों का सेम बना दे रहा हूँ। कोई लीव नहीं करेगा, थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा देख लेना, क्योंकि फिर मुझे लास्ट क्लास में बनाना पड़ेगा। लीव मत करना बेटा अभी। गुड इवनिंग सर। यस सर, लीव नहीं करेंगे सर। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए सर, छोटी सी अनाउंसमेंट कर सकता हूँ? बोलिए, कर दीजिए। बेटा मैंने बताया था ना तुम्हें सैटरडे के लिए पीटीएम के लिए, तो कल Yes, sir. पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक्चुअली सर को कुछ काम है, तो नेक्स्ट वीक जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, जब भी हम प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक का, सैटरडे या संडे जैसा भी होगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, जलद सर, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा वेटेड मीन हो गया बेटा, बारिश सेंटर इसको बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद स्प्लिटिंग होगा दोनों का, T2G और EG का स्प्लिटिंग होगा। तो अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो गैप होगा डेल्टा का ज्यादा होगा। तो पहले नीचे पेयरिंग मैंने उल्टा बना दिया। नहीं सर, वो तो 2 बना दो, कोई बात नहीं इसी को। हाँ, ये EG होगा यहाँ पर, ये T2G। अब ऊपर नहीं जा पाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है ना, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे, कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, देखो इसके कलर में बना रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालोगे 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम यहाँ पर भरना चाहोगे, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है तुम यहाँ भरना चाहोगे, तुम्हें और ज्यादा एनर्जी लगेगा, एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है, नीचे ही भर देंगे। इसलिए क्या होगा कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन को भरोगे। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्डर में रहेंगे, क्योंकि जो एनर्जी गैप हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर EG में, जो EG है, EG में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएगा, T2G में ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? मतलब कि अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 0। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। सर 6 से ज्यादा होता तो ऊपर भी जाता ना फिर। हाँ, तो ऊपर जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ऊपर ले जाओगे। पहले यहाँ पे भर जाओगे, जब पेयरिंग हो जाए पूरा कंप्लीटली, तब उसके बाद ऊपर जाओगे, है ना। यस सर। अब यहाँ पर क्या होगा,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 हो गया, तो म्यू वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर म्यू वैल्यू 0 होगा ना, 0 बोर मैग्नेटॉन। यस सर। Yes, sir. मैग्नेट डाइपोल यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो देखो स्ट्रांग फील्ड केस में है ना, स्ट्रांग फील्ड अगर है तो उस केस में क्या हो रहा है, जो म्यू वैल्यू 24 आ रहा है। अगर वीक फील्ड लिया तो सेम कम, यहाँ पर आयरन है, जो सेंट्रल मेटल आयरन है वो सेम है, आयरन यहाँ पर भी, आयरन यहाँ उल्टा पर हो भी गया है, आपने। यहाँ पर 0 आ गया है। ये स्ट्रांग फील्ड यहाँ पर, ये वीक फील्ड है ना। हाँ सर आपने उल्टा बोल दिया। ठीक है, जो भी है तो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ सुधर सीधा कर लो, है ना। तो अगर वीक Yes, sir, फील्ड समझ लिगेंड है गया। तो 24 बोर मैग्नेटॉन होगा। तो वीक फील्ड के केस में तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन, हाई स्पिन मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सेम मेटल आयन है और तुमने अलग अलग लिगेंड लिया है ना, तो दो टाइप का कॉम्प्लेक्स बन सकता है, हाई स्पिन और दूसरा क्या बनेगा, सो क्या बोलोगे, लो स्पिन। लो स्पिन। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा हो, है ना। तो यार है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब inversely होगा डेल्टा ना एक ओ तरह से। का वैल्यू, हाँ, जब डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। एक नया वर्ड यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर नया स्टेटमेंट, इफ डेल्टा ओ, इफ डेल्टा, तो डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है, अगर डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ क्या पूछते हैं बेटा, यहाँ पर जो डेल्टा ओ है उसका वैल्यू कम है, किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। Yes, sir. अगर पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है ना, तो उस केस में क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसको नोट कर लो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं एक और एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सर कर लिया सर। सर ऐसे स्लेली ओके, कर तो नेक्स्ट क्लास में दिया। मिलते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। सर डीपीपी नेक्स्ट में करोगे हाँ, डिस्कस? तो तुम लोग, सर कुछ गलती भी हाँ, थी। डीपीपी नेक्स्ट क्लास में होगा, देख लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती अगर होगा उसको सुधार देंगे, है ना। और बेटा हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ओके, क्लास सर। में, उसको एक बार रिवाइज करके आना। ओके क्लास में आ सर। जाओ बेटा, एक बार रिवाइज करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, हाँ, बाकी लोग जा सकते हो, जिसको डाउट है रुक सकता है, यहाँ पर जिसको भी डाउट है वो रुक सकता है। हाँ बेटा बोलो। नेक्स्ट क्लास में इसका एक एग्जांपल और करा दोगे? बिल्कुल, एक एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है Okay, कि समझ thank you, में, sir. मैं 2 एग्जांपल करा दूंगा, समझ में Sir, आना चाहिए, ठीक है। जिसका सर note- कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैंने EN लगा रखा है किसी भी मेटल के साथ, हाँ, तो सर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होगा वो डबल हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ। गाइडेड लिगेंड है ना, डबल हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी देखना पड़ेगा हमें यानी। बिल्कुल सर बिल्कुल। डीपी में थे इसके क्वेश्चन इस टाइप के, EN और वाले। EDTA में तो सर फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? 6 टाइम, 6 टाइम्स। हाँ 6 टाइम होगा। DTA मतलब हेक्साडेटेड है, EDTA, यस सर, यस। Yes, यहाँ पर sir. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, गुड इवनिंग सर, बाय। गुड इवनिंग।